निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण का वर्णन करता है? कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण का? जब 10 और 3 13, यह 12वां 13वां करते हैं। चल 12वां है भाई। वर्ष 1601 में खानदेश पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? 1601 में वर्ष 1601 में खानदेश पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बीबी खानम का मकबरा। चल डी करते हैं, बुलंद दरवाज़ा है। वर्ष 1601 में खानदेश पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा 1575 ईस्वी में निर्मित विजय के द्वार के रूप में जाना जाता है। 1575 ईस्वी में निर्मित विजय के द्वार के रूप में जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा भव्यता का द्वार। बुलंद दरवाज़ा 1575 ईस्वी में निर्मित विजय के द्वार के रूप में जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा भव्यता का द्वार मुगल सम्राट अकबर द्वारा वर्ष 1601 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बनवाया गया। इसे अकबर ने गुजरात में खानदेश पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसे गुजरात पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में दोबारा से देखते हैं भाई है। वर्ष 1601 में खानदेश पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में किस स्मारक का निर्माण किया गया? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा 1575 ईस्वी में निर्मित विजय के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। बुलंद दरवाज़ा भव्यता का द्वार मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1601 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बनवाया गया। 1601 में बुलंद दरवाज़ा 1575 ईस्वी में निर्मित विजय के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। और ये कौन सा है भाई? बुलंद दरवाज़ा भव्यता का द्वार 1601 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में बनवाया गया। बुलंद दरवाज़ा ठीक। इसे अकबर ने गुजरात में खानदेश पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया। इसे गुजरात पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में बनवाया। 2 आ रही है इसमें 1575 और 1601। विजय के द्वार और भव्यता का द्वार। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से, ये तो औरंगजेब है ना? औरंगजेब 1658 से 1707 का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहद में हुआ था और उन्हें जिंदा पीर और शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता था। फतवा आलमगीरी इसके द्वारा संरक्षित था, जो एक मुस्लिम कानून है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया। औरंगजेब 1658 से 1707 का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास दोहद में हुआ था और उन्हें जिंदा पीर और शाही दरवेश जिंदा पीर तो पता है, लेकिन शाही दरवेश का नाम पता नहीं है भाई। कि औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता था, जैसे कि जिंदा पीर के अलावा शाही दरवेश। जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1618। फतवा आलमगीरी उसके द्वारा संरक्षित था, जो एक मुस्लिम कानून है। आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर एहसानी घोषित किया?
सिकंदर सानी। सल्तनत की बात है तो सल्तनत की बात है अलाउद्दीन खिलजी कर दें क्या? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद बलबन, बलबन कर देते हैं। चल अलाउद्दीन खिलजी है। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? बलबन, केकुबाद, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सैनी घोषित किया था। वह खिलजी वंश से संबंधित था तथा उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और स्वयं को दूसरा सिकंदर महान मानता था, इसलिए उसे सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। वह अपने साम्राज्य की वृद्धि एवं विस्तार के लिए कई हमलों और विजय में संलग्न था। निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने वाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेख को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने वाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? वाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? हारून अल रशीद, मुआविया। बड़े क्वेश्चन है यार। निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने वाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? मुआविया। मुआविया खलीफा में तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान का भतीजा था। स्थापित करने का प्रयास किया मुआविया। मुआविया खलीफा में तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान का भतीजा था। मुआविया ने अरबी प्रतीकों और शिलालेखों वाले सिक्कों पर यूनानी में बेजेंटाइन क्रॉस और शिलालेखों को बदलकर इस्लामी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने उम्मद वंश या उम्मद खिलाफत की स्थापना की। गुमराह मुआविया और मोहम्मद के वंशजों से लड़ने के कारण मुसलमानों का शिया संप्रदाय मुआविया का विरोध करता है। मुआविया खलीफा में तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान का भतीजा था। मुआविया में अरबी प्रतीकों और शिलालेखों वाले सिक्कों पर यूनानी में बेजेंटाइन क्रॉस और शिलालेखों को बदलकर इस्लामी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने उम्मद वंश या उम्मद खिलाफत की स्थापना की। गुमराह मुआविया और मोहम्मद के वंशजों से लड़ने के कारण मुसलमानों का शिया संप्रदाय मुआविया का विरोध करता है। गुमराह मुआविया और मोहम्मद के वंशजों से लड़ने के कारण मुसलमानों का शिया संप्रदाय मुआविया का विरोध करता है। समझ में नहीं आई बात भैया। निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने वाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? मुआविया। मुआविया खलीफा में तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान का भतीजा था। ठीक। मुआविया ने अरबी प्रतीकों और शिलालेखों वाले सिक्कों पर यूनानी में बेजेंटाइन क्रॉस और शिलालेखों को बदलकर इस्लामी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने उम्मयद वंश या उम्मद खिलाफत की स्थापना की। गुमराह मुआविया और मोहम्मद के वंशजों से लड़ने के कारण मुसलमानों का शिया संप्रदाय मुआविया का विरोध करता है। तालीकोट की लड़ाई इनके बीच लड़ी गई। तालीकोट ये तो है नहीं है,
ये भी है नहीं है। केल्दी विजयनगर, विजयनगर वेडेयर्स और विजयनगर और बहमनी। तालीकोट, तालीकोट। चलिए करते हैं ए या डी में से ए करते हैं, ए सही है। द बैटल ऑफ तालीकोट डेट है 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 वाज ए वेस्टर्न बैटल ऑफ वेस्टर्न बैटल फुट बिटवीन द एम्पायर एंड द डेक्कन सुल्तानत। द टीचर्स default a Vijayanagar Empire follows subsistence destruction and looting which become short-lived before the success of the Rama Rai. The Battle of Talikot 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी was a western battle fought between the empire and the Deccan Sultanate. The teachers defeat of Vijayanagar Empire of follows subsequent destruction and looting which become short-lived before the success of the Rama Rai. प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार भोज, नागवट, वसराज, रामभद्र। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार का रामभद्र तो है नहीं है ना, और भोज भी। चल वसराज करते हैं, नागवट या वसराज करते हैं, नागवट है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागवट। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम 730 से 760 ईस्वी यानी कि 30 साल शासन किया। उनकी राजधानी उज्जैन थी। उसने सिंध से अरब आक्रमण को विफल कर दिया और काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजपूताना के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम यानी कि 730 से 760 ईस्वी था। उनकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है ना। नागवट है भाई। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार, गुर्जरों के वंशज रहे हैं। गुर्जर किनके वंशज रहे हैं? गुर्जर प्रतिहारों के। 730 से 760 उनकी राजधानी उज्जैन थी। नागवटों की यहाँ पर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। उज्जैन, वाराणसी, वैशाली, उज्जैन। उसने सिंध से अरब आक्रमण को विफल कर दिया और काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजपूताना के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। नागवट 730 से 760 उनकी राजधानी उज्जैन थी। उसने सिंध से अरब आक्रमण को विफल कर दिया और काठियावाड़, मालवा, गुजरात और राजपूताना के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा इसने बनवाया। बीदर का मोहम्मद आदिल शाह है। मोहम्मद गवान है। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा इसने बनवाया, मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान वाज ए वेल्ट द फेमस मदरसा एट बीदर यानी कि कर्नाटक इन 1460 विच ए मोहम्मद गवान मदरसा। द हाइट ऑफ द मदरसा इज 131 फुट यानी कि 40 मीटर। 1 मीटर में 3 फुट होती है। चर्च में चंदा चत्ती 40 मीटर। विच एन एरिया ऑफ 205 फीट एंड 180 फीट एंड इट वाज ए फॉर्म्ड ड्यूरिंग वधमनी डायनेस्टी 1460 में, और हाइट है 131 फीट 40 मीटर।
विच एन एरिया 205 फीट इंटू 180 फीट एंड इट वाज ए फॉर्मड ड्यूरिंग परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा मोहम्मद गवान है भाई। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया? मोहम्मद गवान। 1460। हाइट है 131 फीट और एरिया है 205 बाई 180। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित है। चहलगानी कौन थे जब मंगोल तो थे नहीं, है ना, जब ये अफगान कर दे चल तुर्की है। चहलगानी के सदस्य संबंधित है दिल्ली सल्तनत में चहलगानी तुर्की। चहलगानी प्रणाली का आरंभ एक प्रभावी प्रशासन की स्थापना के एक भाग के रूप में इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत पर भविष्य के प्रभुत्व की किसने किया था चहलगानी प्रणाली का प्रारंभ? इल्तुतमिश ने उत्तर भारत पर भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखने के लिए एक प्रशासन को संगठित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 40 कुलीनों के एक समूह का गठन किया जिनकी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सभी तुर्क के अमीर व्यक्ति थे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे तुर्की। चहलगानी प्रणाली का आरंभ एक प्रभावी प्रशासन की स्थापना के एक भाग के रूप में इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने उत्तर भारत पर भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखने के लिए एक प्रशासन को संगठित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 40 कुलीनों के एक समूह का गठन किया जिनकी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सभी तुर्क के अमीर व्यक्ति थे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? ये तो ये है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाह एकमात्र समकालीन स्रोत है जिसकी खोज सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी पर आधारित है। पुस्तक मूल रूप से फारसी में लिखी गई थी। इसे याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। पुस्तक गौरी वंश के उदय और तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत की विजय के साथ शुरू होती है। तारीख मुबारक शाह एकमात्र समकालीन स्रोत है। जिसकी खोज सैयद वंश 1414-1451 ईस्वी पर आधारित है। पुस्तक मूल रूप से फारसी में लिखी गई थी। किस में? फारसी में। कब की बात है? 14 से 1451। किस वंश पर आधारित है? सैयद वंश। सैयद वंश 1414-1451 और मूल रूप से है फारसी में लिखी गई थी। लेखक है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। पुस्तक गौरी वंश के उदय और तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत की विजय के साथ शुरू होती है। 43 करंट अटेम्प्ट है भाई। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही। कॉल किसने पेश किया? पता नहीं भाई, दूर दूर तक नहीं जानते कॉल है क्या है। जब देख कॉल ये नहीं होगा हैं। कॉल कॉल कुआल कुआल गुरु नानक कर दें क्या? अमीर खुसरो यार। अमीर खुसरो 1252 से 1325 ये टाइम है भाई। इसका जीवन काल है 1252 से यानी कि 50 ही हम रख ले। ठीक 50 और 25 यानी कि 75 साल के लगभग।
73 साल। 50 और 25 75, 65 में से 2 गया, यानी 73 साल जीवन काल है इनका। अमीर खुसरो 1252 से 1325, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद। मुरीद ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मुरीद कहा जाता था शिष्यों को। अमीर खुसरो 1252 से 1325, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद ने। कौल जो एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना, जो कव्वाली के उद्घाटन या समापन पर गाया गया एक भजन था। दोबारा देख लेते हैं। अमीर खुसरो 1252 से 1325, निजामुद्दीन औलिया के मुरीद ने। कौल जो एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना, कौल जो कव्वाली के उद्घाटन या समापन पर गाया गया एक भजन था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा के विस्तृत क्षेत्र में जाने वाला प्रवेश द्वार था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा के विस्तृत क्षेत्र में जाने वाला प्रवेश द्वार था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा के विस्तृत क्षेत्र में जाने वाला प्रवेश द्वार था। ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा के विस्तृत क्षेत्र में जाने वाला प्रवेश द्वार था। अलाई दरबार अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, सही है, लेकिन ये पूछा है विस्तृत क्षेत्र में जाने वाला प्रवेश द्वार था। देखिए ये तो है नहीं है, आई बात समझ में। चलिए यही करते हैं ना, डी करते हैं, सही है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दौरान बनाए गए सबसे पुराने दरवाज़ों में से एक है। ठीक साहब। कुतुब मीनार परिसर को सुंदर रूप देने के लिए इसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के रूप में बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में किया गया था और यह कुतुब परिसर के अंदर स्थित है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर की सजावट और जालीदार लाल बलुआ पत्थर स्क्रीन के साथ इस्लामी वास्तुकला की उत्कृष्ट नक्काशी है। दोबारा देख लें। अलाई दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दौरान बनाई गई सबसे पुराने दरवाज़ों में से एक है। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर को सुंदर रूप देने के लिए इसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के रूप में बनाया गया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के रूप में बनाया गया था कुतुब मीनार परिसर को सुंदर रूप देने के लिए। अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा अलाई दरवाज़ा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दौरान बनाए गए सबसे पुराने दरवाज़ों में से एक है। कुतुब मीनार परिसर को सुंदर रूप देने के लिए इसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के रूप में बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। ऐसे अलाई ऐसे अलाउद्दीन। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में किया गया था और यह कुतुब परिसर के अंदर स्थित है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर की सजावट और जालीदार लाल बलुआ पत्थर स्क्रीन के साथ इस्लामी वास्तुकला के उत्कृष्ट नक्काशी है। आजकल क्वेश्चन ये नहीं आते हैं भाई कि भाई इसका निर्माण किसने किया था, यहाँ पर कहाँ स्थित है। नहीं, क्वेश्चन ये आते हैं, बताइए कुतुब मीनार से संबंधित निम्नलिखित में कौन सी कथन सत्य है। ए बी की व्याख्या कर रहा है, यहाँ पर ए सत्य है, बी सत्य है,
ये दोनों गलत है, ये दोनों सत्य है, ऐसे आता है, तीनों सत्य, ऐसे आता है क्वेश्चन। 1311 में इसमें किया गया था और यह कुतुब परिसर के अंदर स्थित है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर की सजावट और जालीदार लाल बलुआ पत्थर स्क्रीन के साथ इस्लामी वास्तुकला की उत्कृष्ट नक्काशी है। शिवाजी को किस वर्ष में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया? जब ये है 1674। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में एक विस्तृत राज्याभिषेक समारोह में मराठों के राजा का ताज पहनाया गया था। 6 जून यानी कि गर्मी में 6 जून 1674 को रायगढ़ में एक विस्तृत राज्याभिषेक समारोह में 6 जून 1674। शिवाजी को 6 जून 1674 रायगढ़ में एक विस्तृत राज्याभिषेक समारोह मराठों के राजा का ताज पहनाया गया था। जून 1674। कोल्हापुर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? कोल्हापुर, जब यार कोल्हापुर देख शिवाजी और जयसिंह, शाहजी और जयसिंह, शिवाजी और रुस्तम जमान। चल भी करते हैं ना, कंफर्म तो नहीं है खैर। शिवाजी और रुस्तम जमान है। कोल्हापुर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शिवाजी और रुस्तम जमान। जमान 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 कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी और जनरल रुस्तम जमान, पूरा नाम है मोहम्मद आदिल शाह, द्वारा भेजा गया के नेतृत्व में बड़ी सेना के बीच एक रणनीतिक लड़ाई लड़ी गई थी। शिवाजी विजयी हुए और जनरल को अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर कर दिया। कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी और जनरल रुस्तम जमान मोहम्मद आदिल शाह द्वारा भेजा गया। कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी और जनरल रुस्तम जमान मोहम्मद आदिल शाह द्वारा भेजा गया के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के बीच एक रणनीतिक लड़ाई लड़ी गई। शिवाजी विजयी हुए और जनरल को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। कोल्हापुर का युद्ध है भाई, शिवाजी और रुस्तम जमान। रुस्तम जमान को किसने भेजा था? मोहम्मद आदिल शाह। निम्नलिखित में से कौन पहले सिख के गुरु के रूप में जाने जाते हैं? गुरु अंगद देव, यहाँ पर गुरु नानक, बता यहाँ पर गुरु अर्जुन देव या गुरुदेव सिंह? गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। यार अंगद देव, गुरु नानक है। गुरु नानक, गुरु नानक 1469 से गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में। 1539 पहले सिख के गुरु के रूप में जाना जाता है, जिनकी शिक्षा से सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। उनका जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। 1469 से 1539 यानी कि 39 9 है, 6 9 3 9। 1469 से 1539 ये टाइम का हाल है, जीवन का हाल है। को पहले सिख गुरु के रूप में जाना जाता है, जिनकी शिक्षा से सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। उनका जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। राज तरंगणी के रचनाकार थे कल्लण। राज तरंगणी राजाओं की नदी, राजाओं की नदी
इसकी रचना 12वीं शताब्दी में कलण ने कश्मीरी से संस्कृत में की थी। कश्मीरी से राजधानी कश्मीर पर सबसे पहला स्रोत प्रदान करती है, जिससे इस क्षेत्र का ऐतिहासिक पाठ के रूप में लेबल किया जा सकता है। यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में शुरुआती कश्मीर और उसके पड़ोसियों के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत प्रदान करती है और बाद के इतिहासकारों और नरवंश वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है। राजतरंगिणी राजाओं की नदी की रचना 12वीं शताब्दी में कल्लण ने कश्मीरी से संस्कृत में की थी। कल्लण ने कश्मीरी से संस्कृत में राजतरंगिणी कश्मीर पर सबसे पहला स्रोत प्रदान करती है, जिसे इस क्षेत्र का ऐतिहासिक पाठ के रूप में लेबल किया जा सकता है। यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में शुरुआती कश्मीर और उसके पड़ोसियों के बारे में जानकारी का एक अमूल्य स्रोत प्रदान करती है और बाद के इतिहासकारों और नरवंश वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ बनवाया गया। अशोक कर दें? नहीं। चंद्रगुप्त सेकंड कर देते हैं, हैं? चल सेकंड ही करते हैं। AFDA द आयरन पिलर that is located in the Quwwat ul Musaq. It is widely believed that the king to which the inscription refer the Chandragupta Vikramaditya. दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ द्वारा बनवाया। लोह स्तंभ चंद्रगुप्त सेकंड। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? इब्न बतूता मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक के देखे इब्न बतूता तय। और अगर ये भी देखी जाए ना, तय है दोनों में, तय बतूता तुगलक, यहाँ पर बतूता बिन, ठीक है। मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता मोरक्को से थे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लिखे, जिन्हें रिहाला के नाम से जाना जाता है। इस कार्य में उस संस्कृति, लोगों एवं स्थानों का वर्णन है जिनसे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लिखे। बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो विश्व प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लिखे थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रिहाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मशाला। देवपाल, धर्मशाला, महिपाल, रामपाल। विक्रमशिला। चल इसको बता दे भाई, सम्मान रहूँगा। देख, धर्मशाला तो है नहीं है, ये तो नाम ही अलग है, ऑप्शन ही गलत दिया है तो है। महिपाल, देवपाल, चल रामपाल करते हैं ना।
अरे यार, धर्मशाला ही है, धर्मशाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मशाला वैसे कोई स्थान का नाम लग रहा है, लेकिन ये आदमी का नाम है। गलत है तो ये अपनी गलती नहीं है इसमें, ये प्रिंट प्रिंट की गलती है। धर्मपाल है। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। 770 से 880। 810, 770 से 810, यानी कि 30-40 साल ही राजनीति जीवन काल रहा है इनका। 770 से 810। वह नागभट्ट द्वितीय पृथ्वीराज राजा द्वारा पराजित हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी मठ बिहार की स्थापना की। धर्मपाल 710 से 810, 710 से नहीं 770 से 810, 770 से 810, 770 से 810। वह नागभट्ट द्वितीय पृथ्वीराज राजा द्वारा पराजित हुआ। कौन हुआ? धर्मपाल हुआ। किससे हुआ? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय किस वंश से संबंधित है? पृथ्वीराज वंश। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी मठ बिहार की स्थापना की। देखें, नालंदा को तो पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी मठ बिहार की स्थापना की। पुरंदर की संधि निम्नलिखित किसके बीच हुई? ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये है भाई साहब शिवाजी और जयसिंह प्रथम। मुगल सेना ने शिवाजी के नियंत्रण में किलों को छीनकर पैसे निकालने और उनके मद्देनज़र सैनिकों को मारकर काफ़ी नुकसान किया। शिवाजी अनिच्छा से जीवन के और नुकसान को रोकने के लिए औरंगजेब के साथ सहमत हुए। दोबारा से, मुगल सेना ने शिवाजी के नियंत्रण में किलों को छीनकर पैसे निकालने और उनके मद्देनज़र सैनिकों को मारकर काफ़ी नुकसान किया। शिवाजी अनिच्छा से जीवन के और नुकसान को रोकने के लिए औरंगजेब के साथ सहमत है। क्या लिखा है यार ये? और 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी अनिच्छा से जीवन के और नुकसान को 11 जून 1565। ठीक है ना, 11 जून 1565। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 है, 1665, 11 जून 1665। किसने घोषणा की कि बहादुर शाही की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट की उपाधि खो देंगे? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत की सेवा करने वाले पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को अपने नाम के साथ शाही उपाधियों और सम्मानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत की सेवा करने वाले पहले वायसराय से 56 से 62, 57, 58, 59, 60, 61, 62। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को अपने नाम के साथ शाही उपाधियों और सम्मानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुगलों के प्रति इस घृणित व्यवहार को 1857 के विद्रोह के फैलने का एक राजनीतिक कारण भी माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने 1856 से 1862 तक भारत गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 1856 से 1862।
लाड़के ने प्रथम वायसराय थे भाई। गजे सिकंदरी किसके द्वारा पेश किया गया था? गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी। गजे सिकंदरी सिकंदरी लोदी। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी 1489 से 1517। 1489 से 1517 द्वारा पेश किया गया था। वह गुजरात के महमूद बेगार और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे। उसने 1594 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी और वहाँ कई मस्जिदों का निर्माण किया। उन्होंने मकई पर शुल्क को समाप्त कर दिया तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने गजे सिकंदरी के नाम से जानी जाने वाली भूमि की एक नई प्रणाली की। दोबारा से देखते हैं भाई, ये बोल रहा है गजे सिकंदरी, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिकंदरी सिकंदर लोदी 1789 से 1489 से 1517 ये राजनीतिक काल रहा है इनका, 1489 से 1517। 1489 से 1517 1489 से 1517 सिकंदर लोदी द्वारा पेश किया गया था। वह गुजरात के महमूद बेगार और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे। महमूद बेगड़ा है, महमूद बेगड़ा, गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे। उसने 1594 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी और वहाँ कई मस्जिदों का निर्माण किया। उन्होंने मकई पर शुल्क को समाप्त कर दिया तथा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने गजे सिकंदरी के नाम से जानी जाने वाली भूमि की एक नई प्रणाली शुरू की। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 दिल्ली से आगरा राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसके समकालीन थे? महमूद बेगड़ा और राणा सांगा। लिखित साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अशोक स्तंभ सबसे प्राचीन था? शानदार क्वेश्चन। रोमन देव करें या फिर लोरी या नंदगढ़ स्तंभ करें? टोटल कंफ्यूज है, चलो बी कर देते हैं, सही है। लिखित साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अशोक स्तंभ सबसे प्राचीन था? और रुमबंदे स्तंभ। जब ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, जब क्वेश्चन वजनदार होता है भाई, रुमबंदे स्तंभ है इसमें, रुमबंदेई। कौन सा अशोक स्तंभ सबसे प्राचीन था? नेपाल में लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में रुमबंदे स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। नेपाल में लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख को रुमबंदेई स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है नेपाल में। लुम्बिनी तो गौतम बुद्ध जी का जन्म भी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में ही है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध से भी संबंधित है, तो लुम्बिनी का है नेपाल में। शिलालेख को रुमबंदेई स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। वर्तमान दक्षिण नेपाल में लुम्बिनी में पाए गए अशोक स्तंभ 3री शताब्दी ईसा पूर्व पर ब्राह्मी शिलालेख सबसे प्रारंभिक प्रणाली उत्कीर्ण है। लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में यह दर्ज है कि अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष के कुछ समय बाद बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा पर गया था और व्यक्तिगत रूप से चढ़ावा चढ़ाया गया। फिर उसने एक स्तंभ पत्थर स्थापित करवाया और उस क्षेत्र के निवासियों से कर कम कर दिए।
रुमंदे स्तंभ। नेपाल में लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख को रुमंदे स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान दक्षिणी नेपाल में लुम्बिनी में पाए गए अशोक स्तंभ कौन सी शताब्दी का है? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है भाई। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में यह दर्ज है कि अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष के कुछ समय बाद बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा पर गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइए अशोक कौन से वर्ष में जन्मस्थान की यात्रा पर गया था, बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा पर 20वें वर्ष। फिर उसने एक पत्थर स्तंभ स्थापित करवाया और क्षेत्रीय निवासियों से कर कम कर दिए। किस सुल्तान ने गुलरुख नाम से फारसी में कविता की रचना की? किस सुल्तान ने गुलरुख नाम से फारसी में कविता की रचना की? तो यार भाई देख, गुलरुख रजिया तो है नहीं है। पहलो लोदी। चल CD में से है, सी है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक प्रतिष्ठित कवि थे। वे गुलरुख के उपनाम से छंदों की रचना करते थे। वे एक अत्यधिक मूल्यवान साहित्यिक योग्यता योग विद्वान थे। उनके काल में फुरुंग सिकंदरी सहित गद्य और काव्य रचनाएं लिखी गई। फुरुंग सिकंदरी सहित गद्य और काव्य रचनाएं लिखी गई। संत सतियार उल एरीफिन पर प्रसिद्ध जीवनी भी इसी दौरान सुल्तान के दरबारी कवि जमाली देहलावी द्वारा लिखी गई। संत सियार उल एरीफिन एक प्रसिद्ध जीवनी भी इसी दौरान सुल्तान के दरबारी कवि जमाली देहलावी द्वारा लिखी गई थी। किस सुल्तान ने गुलरुख नाम से फारसी में कविता की रचना की? सिकंदर लोदी। वे गुलरुख के उपनाम से छंदों की रचना करते थे। वे एक अत्यधिक मूल्यवान साहित्यिक योग विद्वान थे। उनके काल में फुरुंग सिकंदरी सहित गद्य और काव्य रचनाएं लिखी गई। फुरुंग सिकंदरी सहित गद्य और काव्य रचनाएं लिखी गई। संत सियार उल एरीफिन पर प्रसिद्ध जीवनी भी इसी दौरान सुल्तान के दरबार कवि जमाली देहलावी द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध स्थल की खुदाई की थी? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध स्थल की खुदाई की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की बात आ रही है जब RD बनर्जी, डॉक्टर मकाय, डॉक्टर स्टीन, डॉक्टर स्पूनर नहीं आता यार।
डॉक्टर स्पूनर। किस सुल्तान ने गुलरुख नाम से फारसी कविता की रचना की? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एक प्रतिष्ठित कवि थे। वे गुलरुख के उपनाम से छंदों की रचना करते थे। वे अत्यधिक मूल्यवान साहित्यिक योग विद्वान थे। उनके काल में फुरुंग सिकंदरी सहित गद्य और काव्य रचनाएं लिखी गई। संत सियार उल एरिफिन पर प्रसिद्ध जीवनी भी इसी दौरान सुल्तान के दरबार कवि जमाली दहलावी द्वारा लिखी गई। संत सियार उल एरिफिन पर जमाली दहलावी द्वारा लिखी गई थी। निम्न में किसने नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध स्थल की खुदाई की थी? डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर ने नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध स्थलों की खुदाई आरंभ की। अगले 2 दशकों में बहुत सारी सामग्री सुरक्षित कर ली गई। स्पूनर के अनुसार नालंदा, जैसा कि इसे व्यापक रूप से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के गुप्त काल में और इसके बाद कुछ शताब्दियों के लिए बौद्ध संस्कृति और शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। ये कथन है किसके? स्पूनर के अनुसार। नालंदा, जैसा कि इसे व्यापक रूप से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के गुप्त काल में और इसके बाद कुछ शताब्दियों के लिए बौद्ध संस्कृति और शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक था। स्पूनर ने विशिष्ट स्थलों की पहचान करने के लिए कनिगम के 1861 के स्केच का उपयोग करके अपनी खुदाई आरंभ की। स्पूनर ने विशिष्ट स्थलों की पहचान करने के लिए कनिगम के 1861 के स्केच का उपयोग करके अपनी खुदाई आरंभ की। स्पूनर ने विशिष्ट स्थलों की पहचान करने के लिए कनिगम के 1861 के स्केच का उपयोग करके अपनी खुदाई आरंभ की। तो पहले कनिगम है, इसके बाद स्पूनर। मैसूर के टीपू सुल्तान को किस युद्ध के बाद अपने राज्य को एक सहायक राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया? जब एक प्रथम तो है नहीं है, आई बात समझ में? शायद चौथा है, थर्ड है या चौथा है? थर्ड है, चतुर्थ है। वर्ष 1798 से 99 तक की अवधि, 98 से 1799 तक की अवधि चतुर्थ मैसूर युद्ध की थी। 1798 से 99 ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर कब्जा कर लिया गया। वर्ष 1799 में मैसूर ने अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन में प्रवेश किया। मैसूर के टीपू सुल्तान ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। भाई, परंतु चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश जीत के बाद वे एक सहायक गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो गए और मैसूर एक सहायक राज्य बन गया। जब मौत ही हो गई ना उनकी, तो भाई इस युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले है।
मैसूर एक सहायक राज्य बन गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किस देश का राजदूत आया था? कस्तुनतुनिया। चलिए यही कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किस देश का राजदूत आया था? भारत के बाहर अन्य मुस्लिम शासकों के साथ औरंगजेब के संबंध नैतिक और मैत्रीपूर्ण थे। वर्ष 1665 में मक्का के शरीफ, यमन के तुर्की गवर्नर इक्यामन और बेसरा से राजदूत आए। वर्ष 1661 में बसरा के तुर्की गवर्नर हुसैन पाशा ने अपने राज्यारोहण पर बधाई पत्र और घोड़े के उपहार में भेजे। तुर्क दरबार में अपमान के कारण उन्होंने भारत में शरण ली और औरंगजेब की सेवा में शामिल हो गए, जैसा कि उनके उत्तराधिकारी ने बसरा याहिया पाशा के गवर्नर पद के लिए नामित किया था। दोबारा से देख ले। भारत के बाहर अन्य मुस्लिम शासकों के साथ औरंगजेब के संबंध नैतिक और मैत्रीपूर्ण थे। वर्ष 1665 में मक्का के शरीफ, यमन के तुर्की गवर्नर इक्यामन और बसरा से राजदूत आए। इनकी लिखावट में क्वेश्चन की जो डिटेल्स दे रखी इनमें त्रुटि है। वर्ष 1661 में बसरा से तुर्की गवर्नर हुसैन पाशा ने उनके राज्यारोहण पर बधाई पत्र और घोड़े उपहार में भेजे। तुर्क दरबार अपमान के कारण उन्होंने भारत में शरण ली और औरंगजेब की सेवा में शामिल हो गए, जैसा कि उनके उत्तराधिकारी ने बसरा याहिया पाशा के गवर्नर पद के लिए नामित किया गया था। बसरा याहिया पाशा तुर्की गवर्नर हुसैन पाशा ने समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकारों में से थे? समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकारों में से थे? मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकारों में से थे? समरकंद के मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकारों में से थे? औरंगजेब ही होगा। जहांगीर है भाई। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासन में भारत आने वाले अंतिम विदेशी कलाकारों में से थे? जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उन्होंने कुशल चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। लघु चित्रकला उनके लिए बहुत आकर्षण था। ठीक है ना। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उन्होंने कुशल चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। लघु चित्रकला में उनके लिए बहुत आकर्षण था। उसने शासनकाल के दौरान अबुल हसन है, मोहम्मद नादिर है, मोहम्मद मुराद है, उस्ताद मानुस है, बिशनदास है, मनोहर है, गोवर्धन कुशल चित्रकार थे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बेर आ चुका है कि जहांगीर के समय कौन निम्नलिखित में कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? जब देख अबुल हसन, ठीक है, एक तो अबुल हसन है, मोहम्मद नादिर है, अबुल हसन मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मानुस
बिशनदास मनोहर गोवर्धन कुशल चित्रकार थे। दोबारा देख ले। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उन्होंने कुशल चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। लघु चित्रकला में उनके लिए बहुत आकर्षण था। उसके शासनकाल के दौरान अबुल हसन और फिर मोहम्मद नादिर, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मानसू, बिशनदास मनोहर गोवर्धन कुशल चित्रकार थे। अबुल हसन है ना, मोहम्मद नादिर है, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मानसू, बिशनदास मनोहर और गोवर्धन। ये याद होना चाहिए भाई। देख, उसके शासनकाल के दौरान अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, जहांगीर की बात आ रही है, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मानसू, बिशनदास मनोहर गोवर्धन। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हिंदू थे। गोवर्धन, मनोहर, बिशनदास और उस्ताद मानस, मोहम्मद मुराद और मोहम्मद नादिर। मुगल वंश के अंतिम शासक, ये तो बहादुर शाह है। बहादुर शाह फर्स्ट है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1837 से 57, राजनीतिक टाइम चलता है इनका ये। 1837 से 57 यानी कि 20 साल। अंतिम मुगल सम्राट थे। उसने मुगल सम्राट पर शासन किया जो 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में केवल दिल्ली शहर और आसपास के क्षेत्र में पालम के रूप में सिमट गया था। 1837 से 1857। निम्न कौन भारत की पहली तुर्की मस्जिद है? यही है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम को विजय की मीनार के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की मुस्लिम विजय का जश्न मनाता है। 6ठी शताब्दी में मौर्य वंश में निर्मित है। मंदिर का एकमात्र टुकड़ा है जो अपने मूल स्थान पर खड़ा है। 6ठी शताब्दी में मौर्य वंश में निर्मित। इसके चारों ओर कुतुब ने मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके चारों ओर कुतुब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, वही है यहाँ कुतुब से मतलब। हालांकि यह लोहे से निर्मित है। इसने 1500 से अधिक वर्षों से जंग का विरोध किया है, जो मौर्य के शानदार धातुकर्म कौशल का प्रमाण है। हालांकि यह लोहे से निर्मित है। इसने 1500 से अधिक वर्षों से जंग का विरोध किया है, जो मौर्यों के शानदार धातुकर्म कौशल का प्रमाण है। बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया? बुलंद दरवाजा जब गुजरात है, मेवाड़ है, रणथंभौर है, मालवा है। मालवा गुजरात है। बुलंद दरवाजा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया? गुजरात। बुलंद दरवाजा या जीत का द्वार मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1575 ईस्वी में बनवाया गया था। यह विश्व का शीर्ष द्वार है और मुगल क्षेत्र की वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह अकबर के साम्राज्य में उच्च तकनीक और जटिलता को प्रदर्शित करता है। यह आगरा से 43 किमी दूर फतेहपुर गांव में
सीकरी महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोबारा पढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा यह जीत का द्वार मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1575 में बनवाया गया था। गुजरात पर 1575 ईस्वी में। यह विश्व का शीर्ष द्वार है और मुगल क्षेत्र की वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह अकबर के साम्राज्य में उच्च तकनीक और जटिलता को प्रदर्शित करता है। यह आगरा से 43 किमी दूर फतेहपुर गांव में सीकरी महल का प्रवेश द्वार है। यह आगरा से 43 किमी दूर फतेहपुर गांव में सीकरी महल का प्रवेश द्वार है। दोबारा देख लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा यह जीत का द्वार मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1575 ईस्वी में बनवाया गया था। यह विश्व का शीर्ष द्वार है और मुगल क्षेत्र की वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह अकबर के साम्राज्य में उच्च तकनीक और जटिलता को प्रदर्शित करता है। यह आगरा से 43 किमी दूर फतेहपुर गांव में सीकरी महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आगरा से फतेहपुर गांव में सीकरी महल का लाख बख्श तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाख बख्श was the title given to the Qutbuddin Aibak. Aibak was a slave of a Muhammad Ghori who made him the governor of his Indian possessions. He set up the military headquarters near Delhi and captured the North India. To his liberal connotation, Muslim writer called him लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। पानीपत की पहली लड़ाई इनके बीच लड़ी गई। ये तो बाबर इब्राहिम लोधी है। द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत was a fought between Babur and Ibrahim Lodi on 26 April 1526 near the small village of Panipat and presently known as Haryana. Panipat battle was the one of the earliest battle involving gunpowder, farmer and field alternative बंदूक का प्रयोग किया गया है ना, उसके बारे में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी ऑन 26 अप्रैल 1526 नियर द स्मॉल विलेज ऑफ द पानीपत एंड पर्सनली नोन एज द हरियाणा। पानीपत बैटल वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल्स इन्वॉल्विंग गन पाउडर, फार्मर्स एंड फील्ड आर्टिलरी। अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? अराविडु वीर नरसिम्हा राव तिरुमल हरिहर। भाई साहब चल नरसिम्हा कर दिया। तिरुमल। अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। डिटेल देखते हैं। तिरुमल 1570 से 1572। राम राजा के भाई ने 1576 में अराविडु की शुरुआत की, जिसने अपनी राजधानी को पेनुगोड़ा स्थानांतरित कर दिया। उनके बाद श्रीरंगा वेंकट सेकंड और श्रीरंगथड़ ने पद ग्रहण किया। तिरुमल 1570 से 1572। ठीक। राम राजा के भाई ने 1570 में अराविडु की शुरुआत की, जिसने अपनी राजधानी को पेनुगोंडा स्थानांतरित कर दिया। 1570 से 1572। तिरुमल। राम राजा के भाई ने 1570 में अराविडु की शुरुआत की, जिसने अपनी राजधानी पेनुगोंडा स्थानांतरित कर दिया। इनके बाद श्रीरंगा वेंकट सेकंड और श्रीरंगथड़ ने पद ग्रहण किया। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक समाज का निर्माण करना होगा जहां सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो।
मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक मिनट है। मार्क्स का मानना था कि मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक क्रांतिकारी समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा जहां सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो। क्रांतिकारी समाजवादी, पूंजीवादी, मौलिक समाजवादी सहकारिता। भाई इसमें आएगा समाजवादी सहकारिता या क्रांतिकारी। चल ये करते हैं, मौलिक समाजवादी है, मौलिक समाजवादी। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक मौलिक समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा जहां सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो। यह एक साम्यवादी समाज होगा। उन्हें विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ संघर्ष में मजदूरों की जीत होगी। एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 को फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने तुर्कों के इस निकाय में अन्य विचार जोड़े। मार्क्स ने तर्क दिया कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी था। कारखानों में निवेश की गई पूंजी पूंजीपतियों के पास थी और पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया गया था जब तक यह लाभ निजी दोबारा से हैं। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 को फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने तर्कों के इस निकाय में अन्य विचार जोड़े। फ्रेडरिक एंगल्स। मार्क्स ने तर्क दिया कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी था। कारखानों में निवेश की गई पूंजी पूंजीपतियों के पास थी और पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया गया था। जब तक यह लाभ निजी पूंजीपतियों द्वारा जमा नहीं किया जाता तब तक श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। श्रमिकों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को काट फेंकना पड़ा। क्रांतिकारी समाजवादी, पूंजीवादी, मौलिक समाजवादी। गुप्त वंश के रामगुप्त का नाम किस अभिलेख में मिलता है? जब ये हो सकता है स्कंदगुप्त का कौम अभिलेख। रामगुप्त की बात है। ये है भाई, किधर गया? सज्जन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष का शिलालेख। सज्जन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष का शिलालेख। गुप्त वंश के रामगुप्त का नाम किस अभिलेख में मिलता है? सज्जन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष का शिलालेख। आधुनिक विद्वानों को विभिन्न लेखों और अभिलेखों के माध्यम से रामगुप्त के बारे में जानकारी हुई। वर्ष 1924 में राखलदास बनर्जी ने 1924 के अमोघ वर्ष प्रथम के सज्जन तांबे के पात्र शिलालेख के एक शिलालेख से प्राप्त जानकारी और अपने हर्षचरित्र में बाणभट्ट द्वारा की गई एक संक्षिप्त टिप्पणी से इसे संपूरित किया, जिसके टीकाकार शंकराचार्य ने स्पष्ट किया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम ने सज्जन ताम्रपत्र शिलालेख में उनकी तुलना गुप्त राजा से की है, जिसने दान के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रखते हुए अपने भाई को मार डाला और अपने भाई के राज्य तथा पत्नी को छीन लिया। आधुनिक विद्वानों को विभिन्न लेखों और अभिलेखों के माध्यम से रामगुप्त के बारे में जानकारी हुई। वर्ष 1924 में राखलदास बनर्जी ने 1924 के अमोघ वर्ष प्रथम के सज्जन तांबे के पात्र शिलालेख के एक शिलालेख से प्राप्त जानकारी और अपने हर्षचरित्र में बाणभट्ट द्वारा की गई संक्षिप्त टिप्पणी से इसे संपूरित किया, जिसके टीकाकार शंकराचार्य ने स्पष्ट किया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के सज्जन ताम्रपत्र शिलालेख में की तुलना गुप्त राजा से की है, जिसने दान के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रखते हुए अपने भाई को मार डाला और अपने भाई के राज्य तथा पत्नी को छीन लिया। निम्नलिखित में किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसान विद्रोह हुआ, जिसमें वामपंथी एवं दक्षिणापंथी समूह किसान, व्यापार व कारीगर आदि ने उत्पीड़कों के विरुद्ध एक साथ आवाज उठाई?
ये भाई क्वेश्चन कहाँ से आया है? तिरुचिरापल्ली जिले की बात है। किसान विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी एवं दक्षिणपंथी समूह जैसे कि किसान, व्यापार और कारीगर आदि ने उत्पीड़कों के विरोध का एक साथ आवाज़ उठाई। 14 से 28 करते हैं। चल 29 है। वर्ष 1429 में तिरुचिरापल्ली जिले में किसान विद्रोह हुआ। वामपंथी एवं दक्षिणपंथी समूह, किसान, व्यापार, कारीगर आदि ने उत्पीड़कों के विरुद्ध एक साथ आवाज़ उठाई। इन विद्रोह का सबसे उत्तेजक और व्यापक स्वरूप वर्ष 1429 में सामने आया, जब तमिल देश के कई हिस्सों में फैले गांवों में छोटे किसान और कारीगर अधिशेष की निकासी से कथित वृद्धि के विरोध में उठ खड़े हुए। यानी कि 1429 में तिरुचिरापल्ली जिले में किसान विद्रोह हुआ। वामपंथी एवं दक्षिणपंथी समूह, किसान, व्यापार, कारीगर आदि ने उत्पीड़कों के विरुद्ध एक साथ आवाज़ उठाई। इन विद्रोह का सबसे उत्तेजक और व्यापक स्वरूप वर्ष 1429 में सामने आया, जब तमिल देश के कई हिस्सों में फैले गांवों में छोटे किसान और कारीगर अधिशेष की निकासी में कथित वृद्धि के विरोध में उठ खड़े। अधिशेष शायद ये कर है ना, अधिशेष की निकासी में। 1429 तिरुचिरापल्ली। रुबाब क्या है? वही रुबाब पता नहीं है। रुबाब राजनीतिक स्थिति कर दें क्या? चल करते हैं। संगीत के उपकरण। रुबाब मध्य और पश्चिम एशिया में प्रयुक्त एक संगीत वाद्य यंत्र है। रुबाब अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। इसे गुरु नानक के शिष्य मर्दाना द्वारा बजाया गया था। रुबाब मध्य है ना, मध्य और पश्चिमी एशिया में प्रयुक्त एक संगीत वाद्य यंत्र है। रुबाब अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। रुबाब इसे गुरु नानक के शिष्य मर्दाना द्वारा बजाया गया था। मर्दाना कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वाद्य यंत्र। गुरु नानक के शिष्य का नाम क्या था? मर्दाना। ठीक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुहासिबा, मुतालिबा, मुकर्रब, तलब, तलब। तो भाई देख या में है कौन सा है ना, तलब, तलब, मुकर्रब, तलब, मुतालिबा, मुहासिबा। कछ भी पतों को लाग रहो। मुतालिबा, मुतालिबा, तलब, मुकर्रर, तलब। चल सी में 4 कर देते हैं। सी में 4। जब ए बी को देखते हैं, ए में मुहासिबा लेके जोखे का बोरा, और फिर है मुहासिबा में 2 वेतनिक दावे। चलो यही करते हैं। ठीक है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी कि मुहासिबा लेके जोखे का ब्यौरा, फिर मुतालिबा, मुतालिबा यानी सरकारी खजाने के दावे, मुतालिबा। मुकर्रर तलब यानी कि स्वीकृत दावे, और तलब यानी कि वेतनिक दावे। दोबारा देख लें। 3 4 1 2 3 4 है ना, 1 और 2। मुहासिबा, मुहासिबा का मतलब है लेखे जोखे का ब्यौरा। मुहासिबा, मुहासिबा लेखे जोखे का ब्यौरा। ठीक है। 3 4 3 है ना, 4 फिर 1 2। मुहासिबा यानी लेखे जोखे का ब्यौरा। मुतालिबा सरकारी खजाने के दावे, मुतालिबा। मुकर्रर तलब
यानी कि स्वीकृत दावे, ये तो पता चल रहा है ना। मुकर्रर या स्वीकृत एक ही बात है। तलब वैतनिक दावे। मुहासिबा लेके जोखे के बोरा। मुतालिबा यानी सरकारी खजाने के दावे। मुकर्रर तलब, स्वीकृत दावे। तलब वैतनिक दावे। मुहासिबा यानी कि याद गणना एक सूफी प्रथा है जिसका अर्थ है कि हमारे दिन के अंत में प्रत्येक क्रिया मुहासिबा यानी याद गणना एक सूफी प्रथा है जिसका अर्थ है कि हमारे दिन के अंत में प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार और उस दिन हमने जो अनुभव किया उसकी जांच करना मुहासिबा यानी कि आत्मगणना। मुत्तालिबा करते खजाने के दावे या वस्तु और सेवाओं को खरीदने की क्षमता और इच्छा रखना। मुकर्रर का अर्थ है स्थापित, बसा हुआ, निश्चित। मुकर्रर तलब का उपयोग स्वीकृत दावों के लिए किया जाता है। तलब का अर्थ है वह धन जो किसी को निश्चित अवधि के लिए काम के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। मुहासिबा यानी आत्मगणना। मुत्तालिबा दावे, वस्तु और सेवाओं को खरीदने की क्षमता और इच्छा रखना। मुकर्रर का अर्थ है स्थापित, बसा हुआ, निश्चित। मुकर्रर तलब का उपयोग स्वीकृत दावों के लिए किया जाता है। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी कि सौंधर देने की प्रथा का प्रारंभ किया? निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजानों से ऋण प्रथा का प्रारंभ किया? तो ये है भाई बलबन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। निम्न सुल्तानों में किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी सौंधर देने की प्रथा प्रारंभ किया? तो ये है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि का एक अलग विभाग बनाया था। उन्होंने कृषि के विकास के लिए किसानों को सरकारी खजाने से कर्ज यानी कि सौंधर देने की प्रथा शुरू की थी। उन्होंने एक ऐसी नीति बनाने का प्रयास किया जो कृषि को और प्रोत्साहन देगी। ठीक।